Alright class, अस्सलाम वालेकुम। Let's start. पिछले सेशन में हमने अरेज की डिस्कशन शुरू की थी। रीकैप के अरेज होते क्या हैं? तो बेसिकली कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एक की बजाय मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो अरे कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने सिर्फ एक स्टूडेंट का के मार्क्स स्टोर करने हैं तो वो एक सिंपल वेरिएबल होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करने हैं एक ही वेरिएबल में, तो वो फिर एक अरे वेरिएबल होता है। और उसमें हमने देखा था कि आप इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है कि सबस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के आप उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम अरे के किस सेल की या किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर 50 स्टूडेंट हैं तो अरे में उस वेरिएबल में 50 सेल होंगे, और एक एक सेल को एक्सेस करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन नंबर देंगे। यानी 0 का मतलब है पहला स्टूडेंट, 1 का मतलब है दूसरा स्टूडेंट, 2 का मतलब है तीसरा स्टूडेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप एक कलेक्शन ऑफ डेटा जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। आज हमने वन डायमेंशनल अरेज पे फर्दर डिस्कशन करनी है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, और क्लास के एंड पे फिर हम मल्टीपल डायमेंशन की बात करेंगे, टू डायमेंशनल अरेज की एग्जांपल देखेंगे। ऑलराइट क्लास, तो पहला एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड पॉपुलेट्स एन अरे विद मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि सी इन करा के यूजर से वैल्यू लेगा, 100 स्टूडेंट के मार्क्स लेगा, और बारी बारी उन मार्क्स को एक अरे में स्टोर कराई जाएगा। ठीक है, यू हैव 3 मिनट्स इसका कोड लिखें, फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ऑलराइट क्लास, इसका सोल्यूशन देख लें। ठीक है, बेसिकली सिंपल मैंने एक प्रोग्राम दिया था ताकि अरेज का एक रीकैप हो सके। ठीक है, इसमें करना क्या था, सबसे पहले आप एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और क्योंकि उसमें स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो रहे हैं तो वी कैन अज्यूम कि वो मार्क्स जो है वो इंटीजर में होंगे। तो आप उसकी टाइप लिखें अरे की, उसका वेरिएबल नेम लिखें, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
तो मैंने कहा है कि 100 स्टूडेंट हैं तो आप इसका अरे का साइज 100 रखेंगे। ठीक है, ये एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इसमें वैल्यूज अगर आपने राइट करवानी है तो दो तरीके हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अरे का जो पहला सेल है उसमें 0 आएगा, ये आपने स्पेसिफाई कर दिया, ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहलाता है। तो आपने जब ये 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि अरे का जो पहला सेल है उसमें 0 लिखना है, और बाकी जितने सेल हैं वो क्योंकि आपने इग्नोर कर दिए हैं तो आपका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उनमें 0 पॉपुलेट करवा देगा। तो इस पूरे अरे में 0 फिल हो जाएंगे। अगर मैंने ये लिखा होता तो पहले सेल में 0 कॉपी हो जाता, अगले सेल में 1 कॉपी हो जाता, उससे अगले सेल में 2 कॉपी हो जाता, और बाकी क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो कंपाइलर उन सारों को जो है 0 से बाकियों को फिल कर देता। ठीक है, और दूसरी आपने बात याद रखनी कि अगर मैं यहां पे कुछ 100 से ज्यादा वैल्यूज डाल दूं, ठीक है, यानी लेट सपोज ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल 500 मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अगर अरे के गुंजाइश जो है वो सिर्फ 100 मार्क्स की थी और आपने इसमें 500 मार्क्स स्टोर कराने की कोशिश की है तो कंपाइलर एरर दे देगा। ठीक है, यानी अगर 100 की कैपेसिटी है और आप 100 से कम वैल्यूज डालते हैं तो कंपाइलर अपनी तरफ से 0 डाल देगा बाकियों में, और अगर 100 से ज्यादा आप वैल्यूज डालते हैं तो इन दैट केस कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा कि इतनी तो कैपेसिटी नहीं है जितनी आपने वैल्यूज डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये अरे को इनिशियलाइज करने का एक तरीका था कि आप कर्ली ब्रेसेस के बीच में कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दे दें उन वैल्यूज की जो आप डालना चाहते हैं। ठीक है, पर सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि आपने यूजर से नंबर लेने, मार्क्स लेने और फिर अरे को पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको 1 बाय 1 यूजर से वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, और जब 1 बाय 1 का कॉन्सेप्ट आ जाए तो यूजुअली वो एक लूप होता है, और लूप सिंपल क्या होगा, फॉर int I is equal to 0, I is less than 100, I plus plus। ठीक है, और यहां पे आप सिंपली ये लिख देंगे सी इन, और सी इन की वैल्यू कहां पे डालनी है, यानी यूजर से एक वैल्यू ली जाएगी, कहां पे डालेंगे, फिर दोबारा ली जाएगी, कहां पे डालेंगे वो मार्क्स, तो उसके लिए सी इन ग्रेटर ग्रेटर का ऑपरेटर फॉलोड बाय मार्क्स, ये अरे है, और अरे की किस पोजीशन के ऊपर आपने मार्क्स स्टोर करवाने जो कीबोर्ड से एंटर हुए तो वो ith पोजीशन होगी, वेयर I वेरीज फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टिल 100। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये आते हैं कि I इज इक्वल टू 0 क्यों किया है, I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज लेस देन इक्वल टू 100 तक क्यों नहीं किया था। तो उसका रूल ये है जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज ये रैम है और इस रैम के अंदर आपका पूरा अरे स्टोर्ड है, तो अरे की जो पहली लोकेशन होती है वो 0 से उसे एक्सेस किया जाता है, अगली जो होती है वो M1 होगी, उससे अगली जो है वो M2 होगी, और इस तरीके से जारी जाएगा, और क्योंकि 100 का अरे था तो दैट मीन्स अगर काउंटिंग 0 से शुरू होती है तो ये 99 तक जाएगा। ठीक है, 0 से लेके 99 तक होगा, और आप ये नहीं कर सकते C++ में कि आप जबरदस्ती कहते हैं कि पहला जो एलिमेंट है वो M1 है, नहीं, C++ में अरे की काउंटिंग जो है वो 0 से शुरू होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कि 1 से, और C++ में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखते हैं, और ये वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट शुरू के दिनों में करते हैं
एक दफा आपको रेस क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके बाद फिर ये गलती नहीं होती। एनी क्वेश्चंस क्लास? एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, अगला सवाल है, राइट अ प्रोग्राम विच मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। 10 स्टूडेंट्स ने एक मिड टर्म एग्जाम दिया है, एग्जाम के मार्क्स जो है वो 0 से लेके 10 तक हो सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट के मार्क्स लेने यूजिंग सी इन और उसे एक अरे में स्टोर कराना है। ठीक है, और उसके बाद जो है उस पूरे अरे की आपने एक एवरेज कैलकुलेट करनी है, और एवरेज के अलावा आपने क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट 50% से कम मार्क्स लिए जिन्होंने, ठीक है, यानी जो फेल हो रहे हैं, उनका काउंट बताएं कि पूरी क्लास में 10 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि फेल हुए हैं। तो यानी आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर होंगे एक अरे में। ठीक है, उसके अलावा उन सारे स्टूडेंट्स की एक क्लास एवरेज कैलकुलेट होगी, और उसके अलावा एक काउंट डिस्प्ले होगा जो बताएगा कि इस क्लास में कितने लोग फेल हुए हैं। ठीक है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। आप बस स्टेप बाय स्टेप इसे कोड करें। आप पहले डिसाइड करें कि वेरिएबल क्या होगा, कितने वेरिएबल चाहिए, उनमें से अरे वेरिएबल कितने और नॉन अरे कितने। ठीक है, अरे के अंदर स्टोर क्या कराना है, और फाइनली आपने बताना है कि एवरेज कैलकुलेट करने की और फेलिंग स्टूडेंट का काउंट कैलकुलेट करने की लॉजिक क्या होगी। ठीक है, क्लास टेक 5 मिनट्स, उसके बाद ये डिस्कस करते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ऑल राइट देन, स्टार्ट। और क्लास जब हो जाए तो रेज हैंड वाले बटन पे क्लिक कर दो ताकि आइडिया हो जाए मुझे। बेशक गलत भी हो, ट्राई करें, उसके बाद डिस्कस करते हैं।
ऑलराइट क्लास, ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लें। सबसे पहले आपने इंट मेन और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिए, ठीक है। अब आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक वेरिएबल मार्क्स है जो कि अरे है और उसके अंदर 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगला वेरिएबल टोटल का है जो कि बताएगा कि कितने स्टूडेंट, जिसमें पूरे मार्क्स पड़े होंगे स्टूडेंट्स के सारों के मार्क्स, ठीक है। एक और वेरिएबल फेलियर्स है जिसके अंदर काउंट होगा कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स चाहिए। एवरेज का वेरिएबल नहीं चाहिए क्योंकि एवरेज आपने सेव नहीं है सच करनी, एवरेज आपने बस डिस्प्ले कर देनी है। तो अगर आपको टोटल मार्क्स पता है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है तो वो एवरेज आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग वेरिएबल नहीं चाहिए, ठीक है। आगे आ जाए, ठीक है। तो आपने एक लूप रन करना है, ठीक है, 0 से लेके 10 तक, लेस देन 10 तक, यानी 0 से लेके 9 तक। और इसमें आप सबसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाएंगे, ठीक है। यानी सी इन किया, जो भी कीबोर्ड पे वैल्यू एंटर होगी वो मार्क्स अरे के ith सेल में लिख दिया जाएगा। यानी पहले i 0 है तो 0th सेल में वो वैल्यू लिखी जाएगी। अगली आइट्रेशन में i 1 होगा तो मार्क्स का जो 1 सेल है उसमें लिखा जाएगा। फिर मार्क्स का जो 2 सेल है, फिर 3rd सेल है, फिर 4th सेल है। इस तरीके से वैल्यू सेव की जाएगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपका पहला पार्ट हो गया इस सवाल का, कि आपने स्टूडेंट से, आपने कीबोर्ड से मार्क्स लेके अरे के अंदर सेव कराने हैं। अब अगला काम है आपने एवरेज और फेलिंग स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो आप एक टोटल का वेरिएबल जो बनाया था उसके अंदर मार्क्स स्टोर कराई जाए, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल की वैल्यू जो है वो 0 है शुरू में। ये 0 हमने क्यों किया है, क्योंकि इसमें अगर आप इज इक्वल टू 0 नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे 0 नहीं करता। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो रैम की किसी एक जगह पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो रैम की लेट सपोज ये जगह एलोकेट होगी फॉर टोटल। अब द थिंग इज कि अगर आप इसे इज इक्वल टू 0 नहीं करते, ये चीज नहीं करते, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर इसे 0 नहीं करेगा। यहाँ पे पहले जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, अगर कोई गार्बेज थी तो गार्बेज पड़ी होगी। अगर यहाँ पे कोई और प्रोग्राम पहले पड़ा हुआ था और उसका कोई वेरिएबल पड़ा हुआ था तो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है जो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिकली C++ उसे 0 नहीं कर देते। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि आपने वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं टू 0 पर, C++ में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गार्बेज पड़ी होगी, उस गार्बेज से बचने के लिए आप इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे 0 पड़ा होगा, ठीक है। अब ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है कि जो भी स्टूडेंट के मार्क्स है जो कीबोर्ड से एंटर हुए उन्हें टोटल के अंदर ऐड करवा दो। इससे होगा क्या कि जब ये लूप का सारी आइट्रेशन खत्म हो जाएंगी तो फिर जितने भी क्लास में स्टूडेंट थे उनके जितने भी मार्क्स थे उन सारों का सम टोटल के अंदर पड़ा होगा। और ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एवरेज क्या होती है, सारे स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड कर दो और फाइनली उसे डिवाइड कर दो जो जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। चांदी ये टोटल जो है इसे जब आप डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी। पर याद रखें कि वो डिवाइड बाय 10 आपने लूप के अंदर नहीं करना, लूप से बाहर करना है। क्योंकि लूप के अंदर तो मतलब है कि अभी आपका टोटल हुआ ही नहीं है। जब आप लूप से बाहर निकलेंगे इसका मतलब है कि टोटल वेरिएबल में
अब सारे के सारे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड हो चुके हैं, अब आप इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स आए आप लूप के अंदर करेंगे, और जो एवरेज वाला पार्ट है वो आप लूप के बाहर कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो ये एक चीज होगी। अगली चीज क्या है कि आप एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि 50% मार्क्स जो है वो 5 बनता है। तो अगर किसी स्टूडेंट के 5 से कम मार्क्स हैं, 0, 1, 2, 3 या 4, तो इन दैट केस क्या होगा, फेलियर प्लस प्लस, कि फेलियर में अभी काउंट 0 है, और जितने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं वो हर बारी में वो फेलियर को इंक्रीज बाय 1 कर देगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो रही हैं, और जब तक लूप पूरे का पूरा रन नहीं हो जाता, यानी 0 से लेके 9 तक इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, तब तक आपके पास टोटल की वैल्यू भी फाइनल नहीं है और फेलियर की वैल्यू भी फाइनल नहीं है। एक दफा लूप खत्म हो जाता है उसके बाद ही आपको पता होगा कि टोटल क्या है और टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है। ठीक है, तो इसलिए लूप में आपने सिर्फ यही काम करना है, ना आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है और ना आपने डिस्प्ले करना है कि इतने फेलियर है, क्योंकि वो टेम्परेरी, वो इंटरमीडिएट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू लूप के बाहर ही आपको पता लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब लूप, जैसे ही लूप खत्म होगा, सबसे पहले आप एवरेज डिस्प्ले कर देंगे। एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 10, यानी टोटल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उससे पहले आप कास्ट करेंगे इनटू डबल और फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे। और कास्ट इनटू डबल हमने इसलिए किया है क्योंकि जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, टोटल इंटीजर है और 10 भी इंटीजर है, तो जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है उसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि उनमें से, इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक वैल्यू जो है वो डबल हो। ठीक है, तो मैंने टोटल को कास्ट कर दिया इनटू डबल, यानी मैंने कहा है कि जबरदस्ती इस वेरिएबल को एज अ डबल ट्रीट करना है। तो ये आपको एवरेज डिस्प्ले हो जाएगी। अगली लाइन पे आप क्या करेंगे, सी आउट फेलियर्स, यानी लूप के एंड पे जितने भी फेलियर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, दैट मीन्स कि उतने स्टूडेंट थे जो कि इस कोर्स में फेल हुए हैं, और वो आप सिंपली डिस्प्ले कर दें। ठीक है, अगर मैं फेलियर इज इक्वल टू 0 की बजाय यहां पे इनिशियलाइज टू 1 कर देता, तो इस कोड में क्या गलती होनी थी कि अगर कोई भी क्लास में फेल ना हुआ होता तो फेलियर के अंदर वैल्यू 1 पड़ी होती, और अगर क्लास में 5 लोग फेल हुए थे तो फेलियर्स के अंदर जो वैल्यू होती वो 6 होती। तो यानी अगर फेलियर्स को आपने इनिशियलाइज टू 1 किया है तो आपका जो भी एक्चुअल काउंट है फेल होने वाले स्टूडेंट्स का, आपको जो काउंट डिस्प्ले होगा वो उससे एक ज्यादा होगा। तो मेक श्योर कि आपने फेलियर्स को इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया है, ताकि जो एक्चुअल वैल्यू है फेलियर्स की वही वैल्यू नजर आए आपको, उससे एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा या कोई कम वैल्यू नजर ना आए, एग्जैक्ट नजर आए। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ठीक है, ऑलराइट, तो उसके बाद फिर इसी टर्न तरह 0 करेंगे और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है क्लास, तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि अरेज का इस्तेमाल कैसे है। अरे में कोई वैल्यू सेव करानी है तो वो कैसे हो रही है, और अरे की वैल्यू को इस्तेमाल करना है तो वो कैसे हो रहा है। यस सर। यान, सर इसी तरह अगर हम टोटल के अंदर वैल्यू 1 डाल दें तो उसके अंदर भी वैल्यू में एक ज्यादा नजर आएगा हमें। ओके, सवाल आया कि टोटल इज इक्वल टू 1 कर देते तो क्या होता। तो ठीक है, जो भी आपका टोटल होता उसमें से एक वैल्यू ज्यादा होती। ठीक है ना। ओके सर, जी सर, ठीक है। लेट सपोज क्लास में सिर्फ दो स्टूडेंट्स हैं। पहले स्टूडेंट के मार्क्स 5 हैं, दूसरे के मार्क्स 10 हैं। लेट सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टोटल का, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। जब इसमें पहले स्टूडेंट के मार्क्स ऐड होंगे तो 0 + 5
5 हो जाता है। फिर जब अगले स्टूडेंट के मार्क्स सेव होंगे तो 5 + 10 15 आ जाता है। ठीक है, ये लॉजिक है सारी। अगर टोटल में आपने पहले से कोई वैल्यू डाली हुई है, फॉर एग्जांपल टोटल इज इक्वल टू 1 है, तो जब आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 हो गया। फिर अगले स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करेंगे तो 6 + 10 16 हो गया। तो इसका टोटल 15 होना चाहिए था कि 16 होना चाहिए था? ठीक है ना? तो ये आपने बहुत ध्यान रखना होता है। पर बाय द वे, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जहां आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, लेट सपोज फैक्टोरियल है, ठीक है, लेट सपोज आपने 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 × 2 × 1। तो यहां पे अगर टोटल इज इक्वल टू 0 आपने इनिशियलाइज किया है और 0 में आप ×3 करें तो क्या आता है? 0। फिर इसमें ×2 करें क्या आता है? 0। इसमें ×1 करें क्या आता है? 0। तो ये तो फैक्टोरियल नहीं था ना, फैक्टोरियल तो 6 होना चाहिए था। तो यहां पे फिर आप क्या करते हैं कि टोटल की वैल्यू को इनिशियलाइज आप 1 पे कराते हैं, यानी पहले 1 पड़ा होगा, फिर 1 × 3 करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 × 2 करेंगे तो 6 आ गया, फिर 6 × 1 करेंगे तो 6 आ गया, और ये आपकी वैल्यू ठीक है। समझ आई है? यानी रूल याद रखेंगे, अगर आपने सम करना है तो इनिशियलाइज टू 0 मोस्ट प्रोबेबली होगा, और अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इनिशियलाइज टू 1 कर रहे होंगे। पर यस, कोई ऐसी लॉजिक हो सकती है जब आपको किसी और चीज पे इनिशियलाइज करना पड़े, विच इज फाइन। ठीक है, वो फिर आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि इनिशियलाइज 0 पे करना है, 1 पे करना है, या किसी और वैल्यू पे करना है। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट देन, मूविंग ऑन। अगला सवाल है फिबोनाची सीरीज का। ठीक है क्लास, फिबोनाची क्या होती है? आपने करना क्या है, आपने एक अरे बनाना है, ठीक है, 10 वैल्यूज का अरे है। उससे पहली जो वैल्यू है वो 0 होगी, दूसरी वैल्यू 1 है, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो पिछले दो का सम होंगी। यानी अगली वैल्यू 0 + 1 1, इससे अगली वैल्यू 1 + 1 2, इससे अगली वैल्यू 2 + 1 3, इससे अगली वैल्यू 3 + 2 5, इससे अगली 5 + 3 8, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपने एक अरे बनाने 10 एलिमेंट्स का, और उन 10 सेल्स में आपने फिबोनाची नंबर, शुरू के 10 फिबोनाची नंबर लिखने हैं। ठीक है, चले इसका प्रोग्राम लिखें आप। ये जो कोड है ये पिछले वालों से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, पर अभी भी बहुत सिंपल कोड है। ठीक है, तो आपसे ये हो जाना चाहिए, इसे ट्राई करें। यू हैव 5 मिनट्स।
ऑलराइट क्लास, इसका कोड देख लें आप। कितनों का हो गया बाय द वे? रेज हैंड वाली ऑप्शन करें, कितने लोगों का हुआ है ये? ओके, किसी और का हुआ है? ऑल राइट, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करना है, सिंपली आपने एक अरे डिक्लेयर करना है जिसकी टाइप इंटीजर है, उसका नाम आप बेशक फिब लिखते हैं जो कि फिबोनाची का शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें 10 एलिमेंट की आपने जगह बनाई है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने हार्ड कोड कर दिए पहली दो वैल्यूज, यानी जो फिबोनाची पहला नंबर है वो 0 है और अगला नंबर 1 है, ठीक है। अब एक ऑप्शन थी कि आप एक अरे में इनिशियलाइजेशन लिस्ट बना के सारी वैल्यूज खुद ही से डाल देते हैं, यानी 0 1 1 2 3 5। ठीक है, एक ऑप्शन थी कि आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर देते हैं, 10 के 10 एलिमेंट खुद ही डाल देते हैं। पर इसमें मसला क्या था कि 10 तक तो आप चले कर लेंगे, अगर मैं आपको कहूं कि आपने 1000 फिबोनाची नंबर निकालना है, या मैं आपको कहूं 10,000 फिबोनाची नंबर निकालना है, या मैं आपको कहूं 1,00,000 फिबोनाची नंबर निकालना है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप 1,00,000 का अरे जो है हार्ड कोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये काम करने के लिए आपको एक लूप चाहिए था। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई इज लेस देन 10 तक चलेगा। आई इज इक्वल टू 2 क्यों किया है हमने? क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 का आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई इज इक्वल टू 1 का भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब आपने आई इज इक्वल टू 2 से शुरू करना है, ठीक है। तो इसलिए लूप 2 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, और उसमें एक्सप्रेशन आपकी सिंपल है, फिब आई इज इक्वल टू फिब आई माइनस 1 प्लस फिब आई माइनस 2। इस चीज को आप ऐसे देख लें, लेट्स सपोज ये आपकी रैम है, फिब 0 में क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। फिब 1 में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है, फिब 2 इज इक्वल टू फिब, यानी ये आई अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और 2 माइनस 2 0 हो गया। तो यानी फिब 1 और फिब 0 का सम आपने यहां पे स्टोर करना है, विच इज 1। अगली आइट्रेशन में क्या आएगा, F3 फिब 3, और फिब 3 इज इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। तो यानी फिब 2 और फिब 1 का जो सम है उसको ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अगली आइट्रेशन में f जो है फिब i इज इक्वल टू 4, तो फिब 4 की वैल्यू निकालनी है, विच इज फिब 4 माइनस 1 यानी फिब 3 प्लस फिब 4 माइनस 2 यानी फिब 2। तो फिब 3 ये है, फिब 2 ये है, इसका सम कर दें, आपको फिब 4 मिल गया है, ठीक है। और ये लूप जो है ये 9 तक जाएगा, तो यानी F9 क्या होगा, F9 इज इक्वल टू F8 प्लस F9 माइनस 2 7। तो ये जो भी एक्सप्रेशन होगा ये आपका अरे के आखिरी सेल में इसका सम लिख दिया जाएगा। एनी क्वेश्चंस क्लास? सर हाँ जी, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, हम सम इज इक्वल टू 0 लिख के उसके अंदर हम पुरानी वैल्यूज ऐड करते जाते थे, तो इसमें हम वो नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमने वैसे भी पहले दो वैल्यूज तो हमने उसको शो कर दी है प्रोग्राम को। ठीक है। सवाल है कि यहाँ पे फिब इज इक्वल टू 0 करके उसमें आप वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली दो वैल्यूज हमने बता दी है ना, तो आगे हाँ, हम उसके अंदर पिछले उसका सम करके नहीं बता सकते कि पिछले नंबर को ऐड कर दें सिंपली?
नहीं सम कैसे बताएंगे आप? तो जैसे कि हम ये पहली दो वैल्यूज हमने लिखी है ना, हम इसमें बता देंगे कि जो लास्ट वैल्यू है उसको इसमें ऐड करना है, जैसे i प्लस आई कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, आपको मिलेगा कैसे? यानी अगर आपने फिब 3 कैलकुलेट करना है तो वो तो आप इन दोनों को सम कर देंगे। अब फिब 3 को आप स्टोर कहाँ पे कराएंगे? मेरा पॉइंट समझ आया है? देखें, आपने जो है इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर भी तो कराना है ना। ठीक है सर, समझ लगी। पहले 0 स्टोर करा दिया, फिर 1 स्टोर करा दिया। अब मैं अगर आपको कहता हूं कि आपने इस वैल्यू को निकालना है, ठीक है, ये फिफ्थ वैल्यू है, ऐसे निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों का सम करेंगे। इन दोनों में कुछ पड़ा हुआ है? नहीं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दो वैल्यूज चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दो वैल्यूज चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये दो वैल्यूज चाहिए। और वो आपको नजर आ रहा है कि अरे खाली है अभी, तो आपको 1 बाय 1 इसे पॉपुलेट करना पड़ेगा। पहली दो वैल्यूज पॉपुलेट कर दी आपने, अब अगली वैल्यू पॉपुलेट करेंगे, फिर इसमें इन दोनों का सम आएगा, फिर इसमें इन दोनों का सम आएगा। तो बेसिकली वो वैल्यूज आपको सारी की सारी चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलें। ऑल राइट देन, किसी और को क्लास सवाल है कोई? ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? अब आपने सिंपली एक दफा आपका अरे पॉपुलेट हो गया है, अब आप एक लूप चला दें 0 से लेके 10 तक, और वो सारी की सारी अरे में जो वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 डिस्प्ले कर देगा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद रिटर्न 0 करके प्रोग्राम खत्म कर दें। आगे चलें। आखिरी जो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें 1 डायमेंशनल अरे का, वो है कि आपके पास 100 स्टूडेंट हैं क्लास में जिन्होंने मिड टर्म एग्जाम दिया, ठीक है। एग्जाम मार्क्स आर इंटीजर इन द रेंज 0 to 10। ये पॉइंट जरूरी है कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है यहाँ 0 होंगे या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये डिस्प्ले करना है कि पूरी क्लास में 100 में से कितने स्टूडेंट्स के 0 आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के 1 आए हैं, कितने स्टूडेंट के 2 आए हैं, एंड सो ऑन। यानी 10 मार्क्स है ना, 0 से लेके 10 तक मार्क्स है ना, तो आपने हर मार्क्स के लिए बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो इसका सोल्यूशन मैं डायरेक्ट इस पर जंप करने लगा हूं। आप लोगों से पहले एक सवाल है, मुझे बताएं कि आपको इसमें अरे चाहिए कि नहीं? कौन जवाब देगा? हाँ जी क्लास, अरे चाहिए कि नहीं? चाहिए। चाहिए। किस चीज का अरे चाहिए महानूर? हाँ जी, यस सर, आपने क्या पूछा? आपको किस चीज का अरे चाहिए? अरे का साइज क्या होगा? सर 100। ओके, पहला सजेशन आई है कि आपको एक अरे चाहिए जिसका साइज 100 होगा, तो उसमें आप क्या स्टोर करवा रही हैं? सर स्टूडेंट्स के मार्क्स। ओके, अब एक सजेशन है कि आप एक अरे बनाएं, उसमें 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवा दें। ठीक है, ओके। बस एक ही अरे चाहिए कि एक और भी चाहिए? सर हाँ जी सेपरेशन भी क्लास, करनी है, सेपरेशन भी करनी है, कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, जैसे कि 0 कितने बच्चों के आए हैं, 1 कितने बच्चों के आए हैं, 2 एंड सो तो ऑन। उसके लिए आप क्या करेंगे? सर नया एक अरे और बनाएंगे? अरे करेंगे। यस सर। ओके, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आप एक और अरे बनाएं, उस अरे का साइज क्या होगा? सर डिपेंड करता है कितने बच्चों के नंबर उसके 10 साथ। साइज 10 होगा आपने कहा है। ओके, ठीक है। ये दो सजेशन आई हैं। अब पहले मानूर ने जो सजेशन दी उस पर बात कर लेते हैं।
उन्होंने कहा है कि आप एक अरे बनाएं जिसके अंदर 100 मार्क्स स्टोर होंगे, ठीक है। ओके, पहली बात तो ये है कि 100 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो ऐसा मैंने आपको कहा नहीं है कि वो चाहिए, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्क्स के साथ आप जो मर्जी करें, स्टोर करने करें, आपकी मर्जी है, नहीं करना ना करें। मुझे बस ये चाहिए कि कितने स्टूडेंट के 0 हैं, कितने के 1 हैं, कितने के 2 हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने अगर मार्क्स को स्टोर कराने बेशक करा लें, पर अगर आप नहीं कराती तो वो बेहतर है, क्योंकि मार्क्स अगर आप सारों के स्टोर कराएंगी तो आपकी रैम में 100 लोकेशन की जगह जाया जा रही है। अगर ये जगह इस्तेमाल किए बगैर आप कोई काम कर सकते हैं तो वो बेहतर है। क्लास एक बात याद रखें, आपका एक प्रोग्राम है जो कि ज्यादा मेमोरी लेता है और दूसरा प्रोग्राम है जो कि कम मेमोरी लेते हैं, और दोनों काम वही कर रहे हैं, तो जो कम मेमोरी ले रहे हैं वो शायद बेहतर हो, क्योंकि वो कम रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहा है। ज्यादा मेमोरी लेने वाला एक ही सूरत में बेहतर होगा कि अगर वो मेमोरी तो ज्यादा ले रहा है, पर वो मेमोरी ज्यादा लेने की वजह से जो उसका टाइम है वो बहुत कम हो गया, स्पीड बहुत तेज हो गई है, ठीक है। तो एज प्रोग्रामर्स आपने डिसाइड करना होता है कि कोई काम करने के लिए आया मैं एक्स्ट्रा मेमोरी लूं कि ना लूं। अगर वो मेमोरी इस्तेमाल करने से आपको ज्यादा आपका टाइम बच जाते हैं, ज्यादा तेज प्रोग्राम रन करते हैं, तो मेमोरी इस्तेमाल करें बेशक, पर अगर ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करने से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा तो फिर वो आप जाया कर रहे हैं मेमोरी। वो आपसे बेहतर था कि कोई और प्रोग्राम उसको इस्तेमाल कर लेता, आप उसे जाया ना करते, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि आप मार्क्स का अरे ना बनाएं, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आपकी एक सिंपलेस्ट लॉजिक क्या हो सकती है। आप एक लूप रन करें, ठीक है। उस लूप में आप क्या करेंगे, कंडीशन लगा दें कि इफ जो भी सीन किया ना, लेट्स सपोज सी इन कोई वैल्यू एक्स है, मार्क्स है एम, आप क्या करें कि इफ मार्क्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, काउंट 0 का जो वेरिएबल है उसे प्लस प्लस कर दें। इफ मार्क्स इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाया होगा, उस वेरिएबल का नाम होगा काउंट 1, उसको आप प्लस प्लस कर दें। फिर इफ मार्क्स इज इक्वल टू 2, तो आपका एक तीसरा वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का आपने नाम रखा है काउंट 2, यानी कितने स्टूडेंट हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं, इसे आप प्लस प्लस कर दें, ठीक है। और इस तरीके से जो आखिरी होगा वो क्या होगा, इफ मार्क्स इज इक्वल टू 10, तो एक और वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा काउंट 10, और उसको आप प्लस प्लस कर दें, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या किया है, आपके जितने मार्क्स है ना उन सारे मार्क्स के लिए मैंने एक अलग वेरिएबल बना दिया है। पहला वेरिएबल है काउंट 0, उसके अंदर उतने स्टूडेंट का काउंट होगा जिनका 0 आया है। अगला वेरिएबल है काउंट 1, इसमें वो वैल्यू होगी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 1 मार्क्स आए हैं। फिर अगला वेरिएबल है काउंट 2, उसमें वो स्टूडेंट्स का काउंट होगा जिनके मार्क्स 2 आए हैं, और इस तरीके से मेरे 11 वेरिएबल्स बन जाएंगे। काउंट 0 पहला वेरिएबल, काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, काउंट 6, काउंट 7, काउंट 8, काउंट 9, काउंट 10, ये 11 वेरिएबल हुए। और इन सारों में बस टोटल नंबर काउंट होगा उन स्टूडेंट का जिसके उतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। पर ये आपको कोड बहुत गंदा लग रहा है, क्यों गंदा कोड है बताएं। हाँ जी क्लास, ये अप्रोच गंदी क्यों है, क्लास। अगर मैंने 11 वेरिएबल बनाए हैं और हर वेरिएबल के अंदर मैं एक इफ कंडीशन लगा के काउंट को इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसमें मसला क्या है, ठीक है। तो इसमें मसला ये है कि आपका कोड जो है वो बहुत ही मैसी हो रहा है।
एक तो आपको 11 इफ कंडीशन लगानी पड़ रही है, ठीक है, उसके अलावा आपको 11 वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं, यानी इंट काउंट 0, काउंट 1, काउंट 2, ये सारे आप वेरिएबल बना रहे हैं और इनको इनिशियलाइज टू 0 कर रहे हैं बाय द वे। अब इतने ज्यादा आपके वेरिएबल बन रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं कि मार्क्स है वो 0 से 10 की बजाय 0 से लेके 100 तक है, तो आप 100 वेरिएबल बनाएंगे, यानी 0 मार्क्स का वेरिएबल बनेगा अलहदा, 1 मार्क्स का अलहदा वेरिएबल बनेगा, 2 मार्क्स का अलहदा बनेगा, 100 मार्क्स का अलहदा वेरिएबल बनेगा। तो इतने ज्यादा वेरिएबल अगर आपके कोड में हो गए वो तो बहुत ही मैसी कोड हो जाएगा, और इतने ज्यादा इफ कंडीशन हो गए तो वो भी मैसी हो जाएगा, वो लिखने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, गलती की गुंजाइश भी ज्यादा होगी, और जो कोड 10 लाइनों में हो सकता था उसके लिए अब आपको कुछ 200 लाइनें चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये मैस है। इसका फिर सोल्यूशन क्या है? आप सिंपली क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विच इज द काउंट वेरिएबल, एक अरे है काउंट, और इसमें 11 सेल्स हैं, लेट्स सपोज ये रैम है, ये काउंट 0 वाला सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है क्लास, ये आपका अरे रैम के अंदर एलोकेट हो गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि 10 सेल नहीं है, 11 सेल है। पहला सेल काउंट 0 के लिए है, अगला काउंट 1 के लिए है, उससे अगला काउंट 2 के लिए है, और अप टिल काउंट 10 जाएगा, ठीक है। फिर आपने एक और वेरिएबल बना दिया स्कोर का, स्कोर के अंदर टेम्परेरीली आप एक स्कोर स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब आपकी लॉजिक क्या है, कोई मुझे बताएगा इसकी लॉजिक क्या होगी? हाँ जी, क्लास को लॉजिक समझाएगा? ठीक है, तो ये आपने अरे बना दिया है और ये आपने स्टोर कर, इसमें इनिशियलाइज टू 0 कर दिया सारी वैल्यूज को। अब आप क्या करेंगे, एक लूप रन करेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके 99 तक, यानी 100 स्टूडेंट हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स की आप वैल्यू एक एक करके रीड करेंगे, यानी सी इन करके आपने पहले स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो स्टोर कर लिया स्कोर वेरिएबल में। लेट सपोज स्टूडेंट के मार्क्स 5 थे, ठीक है। अगले लाइन पे क्या हो रहा है, काउंट अरे का जो 5 वाला सेल है, यानी ये वाला सेल, यहां पे आपने प्लस प्लस कर दिया, यानी यहां पे 0 था उसकी जगह 1 कर दिया। यानी ये पॉइंट समझ आया, यहां पे क्या हो रहा है कि आपने यूजर से मार्क्स लिए, फिर आपने डिसाइड किए कितने मार्क्स हैं, और उस अरे के सेल में जाके आपने काउंट को इंक्रीज बाय 1 कर दिया, जहां पे आपको कोई इफ एल्स कंडीशन नहीं चाहिए। ये पॉइंट समझ आया, यहां पे कोई इफ कंडीशन नहीं है, कोई एल्स कंडीशन नहीं है। सिंपली क्या किया है कि जितने मार्क्स हैं उस मार्क की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अरे का सेल है उसे इंक्रीज बाय 1 कर दें, ठीक है। तो लेट्स सपोज पहली आइट्रेशन में 5 आया था, अगली आइट्रेशन में सी इन किया है तो स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं। अब क्या होगा, काउंट 10 प्लस प्लस, तो यानी काउंट अरे का जो 10th सेल है इसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे आपने प्लस प्लस किया, तो वहां पे 0 पड़ा हुआ था, इसकी जगह 1 आ जाएगा। और क्लास एक बात याद रखें, इस चीज का ध्यान रखें कि हमने काउंट स्कोर प्लस प्लस किया है, हमने ये नहीं किया काउंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्कोर है उसे प्लस प्लस कर दें। देयर इज अ डिफरेंस, इन दोनों में क्या फर्क है? इस लाइन में क्या हो रहा है कि अगर स्टूडेंट के लेट सपोज 10 मार्क्स है
तो वो 10 प्लस प्लस करेगा 11 और 11 वाले सेल में जाके कुछ लिखने की कोशिश करेगा। तो 11 वाला सेल जो है वो तो अरे का हिस्सा ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइन ऑन दी अदर एंड क्या कर रही है कि अगर स्कोर 10 है तो काउंट 10 यानी अरे के 10 वाले सेल में जाके जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को प्लस प्लस करना है। ठीक है, ये हमारा मकसद था। चलें अगला एग्जांपल इसमें करें। लेट्स सपोज तीसरी आइट्रेशन है, लेट्स सपोज तीसरे आइट्रेशन में सी इन करके यूजर ने 3 मार्क्स एंटर किए हैं। तो अब क्या होगा, काउंट 3 प्लस प्लस यानी थर्ड सेल में जाएगा जहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है 0 पड़ा हुआ है, ये प्लस प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगली आइट्रेशन क्या है, अगली आइट्रेशन में लेट्स सपोज कीबोर्ड से दोबारा 5 की वैल्यू एंटर की है यूजर ने, तो यानी काउंट 5 प्लस प्लस। तो 5 वाला सेल कौन सा है, ये सेल है। यहां पे पहले से क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है, तो उस 1 को जब आप प्लस प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो 1 प्लस प्लस 2 हो गया। ठीक है, अगली आइट्रेशन में लेट सपोज सी इन करा के दोबारा 5 आ जाता है, यानी कॉस्ट स्टूडेंट के 5 मार्क्स हैं। तो अब क्या होगा, दोबारा काउंट 5 प्लस प्लस यानी इस जगह पे जाएगा जहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, पहले 2 पड़ा हुआ था तो अब वो प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 100 के 100 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर लेंगे। ठीक है, और लेट सपोज वो काउंट को इस तरीके का फॉर एग्जांपल बन रहा है, 10 स्टूडेंट के 0 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट के 1 मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, 1 स्टूडेंट के 3 मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि इस अरे के सारे सेल्स को मैं ऐड कराऊंगा तो टोटल क्या आएगा क्लास, टोटल क्या होना चाहिए, ये सवाल है, सोचें। हाँ जी क्लास, इस अरे का टोटल सम क्या होगा अगर एक एक वैल्यू को आप ऐड करना शुरू कर दें। इस चीज को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। 90 ठीक आई है, थिंक सो, हाँ जी, 90 आई थिंक सो, और 100 होगा क्योंकि 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट कर देता हूं। बेसिकली ये लूप कर क्या रहा है, आप ये बेसिकली प्रोग्राम कर क्या रहा है, आपका एक अरे है जिसके अंदर सिर्फ 11 सेल होंगे। पहले सेल में उन स्टूडेंट का काउंट होगा जिनका 0 आया है मार्क्स, अगले सेल में उन स्टूडेंट का काउंट होगा जिनके 1 मार्क्स आए हैं, उसके अगले सेल में उन स्टूडेंट्स का काउंट पड़ा होगा जिनके 2 मार्क्स आए हैं, अगले सेल में उन स्टूडेंट के टोटल काउंट होगा जिनके 10 में से 3 मार्क्स ले सकें जो। ठीक है, फिर 4, फिर 5 मार्क्स वाले, फिर 6 मार्क्स वाले स्टूडेंट उनका काउंट, फिर 7 मार्क्स वाले स्टूडेंट का काउंट, ये मैं जगह बचा रहा हूं, 8 मार्क्स,
9 मार्क्स वाले स्टूडेंट, और फाइनली जिन स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं वो, उनका काउंट। ठीक है, तो ये एक अरे बना दिया है। इसका हर सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर सेल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेल का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, उतने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं। यानी पहला सेल बता रहा है कि कितने स्टूडेंट ने 0 मार्क्स लिए हैं, अगला सेल बता रहा है कि कितने स्टूडेंट ने 1 मार्क लिया है, अगला सेल बता रहा है कितने स्टूडेंट ने 2 मार्क्स लिए हैं, अगला सेल बता रहा है कितनों ने 3 मार्क्स लिए हैं, फिर 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट 5, 6, 7, 8, 9, और फाइनली कितने स्टूडेंट थे जिनके पूरे मार्क्स आए हैं, 10 में से 10 आए हैं। तो इस अरे का ये मकसद है। ठीक है सर मेंशन कहाँ होगा कि स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ने 0 मार्क्स लिए हैं? वो सवाल आया है कि कितने स्टूडेंट ने 0 मार्क्स लिए, ये कैसे पता लगेगा आपको? ठीक है, क्लास आप ऐसे समझ लें। ठीक है, आप किसी के घर गए हैं, ठीक है, उसने कुरान का खत्म कराया है, और कुरान के खत्म के बाद उसने क्या करना है, आप लोगों ने शायद देखा हो कि कुछ लोग गुठलियां पढ़ते हैं। ठीक है, यानी एक प्याला सा रख देते हैं और कोई 1000 या 10,000 गुठलियां होती हैं खजूर की, और उस पर वो कह दिया जाता है कि आप लोग जो है दरूद पढ़ लें, आप लोग जो है कुलो वल्ला पढ़ लें, फॉर एग्जांपल आप लोग पहला कलमा पढ़ लें। तो 3 बास्केट्स होंगी। ठीक है, जो लोग दरूद पढ़ी जा रहे हैं वो गुठली इस बास्केट में फेंकी जाएंगे, जो लोग कुलो वाला पढ़ रहे हैं वो इसमें गुठली फेंकेंगे, और जो कलमा पढ़ रहे हैं वो गुठलियां इसमें इकट्ठी करी जाएंगे। तो एंड पे आपको कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों ने कलमा पढ़ा गया है, कितनी दफा कुलो वाला पढ़ी गई है, और कितनी दफा दरूद पढ़ा गया है? तो आप सीधा इस बकेट में जितनी गुठलियां हैं उसे काउंट करें, इस बकेट में जितनी गुठलियां हैं उसे काउंट करें, इस बकेट में जितनी गुठलियां हैं उसे काउंट करें। ये पॉइंट समझ आए? इस तरह का काम आपने होते हुए देखे कभी? यस सर। ठीक है, अब मैं यही काम कर रहा हूं अरेज में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि मैंने एक अरे बना दिया है, आप समझ लें कि बास्केट्स हैं। पहली बास्केट में गुठलियां उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका 0 आया है, अगली बास्केट में गुठलियां उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनका 1 आया है, अगली बास्केट में मैंने खजूर की गुठलियां डाली हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट को जिनके 2 मार्क्स आए हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं जैसे ही पेपर चेक करता हूं, ठीक है, एक पेपर मैंने चेक किया, उसके जितने मार्क्स है, लेट्स सपोज 5 मार्क्स है, तो मैं 5 मार्क्स वाली जो बास्केट है उसके अंदर एक गुठली फेंक देता हूं। अगला पेपर चेक किया, उसमें कितने मार्क्स हैं, उसमें 10 मार्क्स हैं, तो मैं 10 मार्क्स वाली जो बास्केट है उसमें एक गुठली डाल देता हूं। तो अभी तक क्या होगा, 2 बास्केट ऐसी है जिनके अंदर एक एक गुठली पड़ी हुई है और बाकी सारी बास्केट्स खाली हैं। अब तीसरा स्टूडेंट है, उसका मैंने पेपर चेक किया, उसका 0 मार्क्स आए हैं, तो जो 0 मार्क्स वाली बास्केट थी उसके अंदर मैंने एक गुठली डाल दी है। ठीक है, ये चीजें मैं कर रहा हूं। अब इस चीज को अगर मैं प्रोग्रामेटिकली करना चाहूं तो प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम में सिंपल ये होगा कि पहले मैं एक अरे बनाऊंगा, ये अरे रिप्रेजेंट कर रहे बास्केट को जिनके अंदर गुठलियां डाली जा रही हैं, और क्योंकि मार्क्स 0 से लेके 10 तक हो सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट जो है वो 11 होंगी। अगर मार्क्स 0 से लेके 9 तक होते हैं या 1 से लेके 10 तक होते हैं तो फिर 10 बास्केट्स होते हैं, पर 0 से लेके 10 तक आप गिन लें तो 11 बनता है, तो 11 बास्केट्स होंगी। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अरे बना दिया है ऑफ साइज 11, और उस सारे को इनिशियलाइज टू 0 कर दिया, यानी खाली है बास्केट है, उनमें कोई भी गुठली नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लूप रन करता हूं 100 दफा। पहले स्टूडेंट के मार्क्स मैंने कीबोर्ड से एंटर किया और वो मार्क्स कितने हैं, वो जितने भी मार्क्स हैं मैं अरे के उस सेल में जाऊंगा। लेट्स सपोज मार्क्स 5 है, तो मैंने क्या करना है, जो 5वीं बास्केट है उसके अंदर एक गुठली डाल देनी है।
तो वो गुठली कैसे डालनी है कि काउंट अरे का नाम है, उसके अंदर इंडेक्स क्या होगा, मार्क्स स्टूडेंट के है, तो स्टूडेंट के मार्क्स लेट सपोज 5 है, तो काउंट 5 को मैं प्लस प्लस कर रहा हूं, यानी इस लोकेशन पे आके जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, शुरू में 0 थी, अब 1 हो जाएगी, यानी एक गुठली मैंने अरे के स्टाइल में डाल दी, बास्केट में डाल दी। लेट सपोज अगले स्टूडेंट का मैंने मार्क पेपर चेक किया है और उसके मार्क्स जो है 10 है, तो काउंट 10 जो अरे है वो इस अरे की आखिरी जो लोकेशन है उसको मैं प्लस प्लस कर रहा हूं, तो यहां पे 0 पड़ा हुआ था तो वो 0 1 हो गया। लेट सपोज तीसरा पेपर चेक किया है, उसमें भी स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, तो मैं अरे के 10 वाले इंडेक्स पे जाऊंगा और वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो यहां पे 1 पड़ा हुआ है, अब 2 हो गया। अब पहले सवाल का मुझे जवाब दें कि अभी तक कितने पेपर चेक हुए हैं, इस अरे को देख के बताएं। हाँ जी क्लास, कितने पेपर चेक हो चुके हैं? 7 हाँ 7 7 कहां से आपके पास नंबर आया? 13 हुआ है। क्लास यहां पे 1 पड़ा हुआ है, यहां पे 2 पड़ा हुआ है, यानी एक स्टूडेंट है जिसके 5 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट हैं जिसके 10 मार्क्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए? 3 3 हुए। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट के मैं मार्क्स चेक करता हूं, पेपर चेक करता हूं, और लेट सपोज उसके 3 मार्क्स आए हैं, तो मैं काउंट के 3rd इंडेक्स पे जाऊंगा और उसे प्लस प्लस कर दूंगा, यानी यहां पे 0 पड़ा हुआ है, यहां पे 0 की बजाय 1 आ जाएगा। अब कितने स्टूडेंट हैं? 2 + 1 + 1 4 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अगली आइट्रेशन में लेट सपोज स्टूडेंट के 9 मार्क्स थे, पेपर चेक किया उसके 9 मार्क्स आए हैं, तो मैं काउंट अरे का 9th इंडेक्स जो है उससे प्लस प्लस कर दूंगा, तो 9th इंडेक्स में 0 पड़ा हुआ है, उसे मैंने 1 कर दिया, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 + 1 + 1 + 2 2 3 4 5 5 स्टूडेंट हो गए। तो बेसिकली इस पूरे अरे में जितनी भी वैल्यूज पड़ी होंगी उसे जब आप सम करेंगे तो टोटल सम शुड कम टू 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं तो काउंट जो है वो 100 होगा। ये नहीं हो सकता कि 100 स्टूडेंट हो और टोटल काउंट जो है सरे में वो 1000 हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उसका तो मतलब है कि एक स्टूडेंट ने कई कई पेपर दिए हैं, उसके हर पेपर में फर्क मार्क्स आ रहे हैं या जो भी है, हर स्टूडेंट ने एक पेपर दिया है, उसका 1 मार्क्स ही है, यानी एक दफा ही उसकी एंट्री होगी। तो अगर 100 स्टूडेंट है तो दैट मीन कि टोटल काउंट इस अरे का 100 होगा। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा इस कोर्स कोड में हो रहा है। एक दफा आपने 100 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर दिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बकेट्स हैं उनको जितना भी काउंट करना था इंक्रीज कर दिया, जितनी भी गुठलियां डाल दी थी उन बकेट्स में आपने डाल दी हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप सिंपली ये करेंगे, एक लूप रन करेंगे 0 से 10 तक इंक्लूसिव। आप पहले आई की वैल्यू सी आउट करेंगे, यानी आई 0 है, और फिर आप काउंट 0 डिस्प्ले करेंगे, यानी 0th सेल में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बता रही है कि कितने स्टूडेंट थे जिनके 0 मार्क्स आए हैं। अगली आइट्रेशन में आए 1 होगा, तो काउंट 1 बेसिकली बता रहे हैं अरे की वो लोकेशन जिस पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका 1 मार्क्स आए हैं उनका काउंट पड़ा हुआ है, तो वो आप डिस्प्ले कर देंगे। फिर i = 2 होगा, वो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, और फिर अरे का जो सेल 2 है काउंट 2, उसमें आप जाके देखेंगे कि कितनी गुठलियां पड़ी हुई हैं, तो वो जो भी नंबर पड़ा हुआ है वो बता देगा कि कितने स्टूडेंट थे जिनके 2 मार्क्स आए हैं।
फिर इस तरह से लूप रन करते करते इवेंचुअली i इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब आप अरे का 10th सेल देखेंगे तो वो आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जिनके 10 मार्क्स आए हैं एग्जाम में। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? यानी अभी तक हमने आज जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन किए सिर्फ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ना था। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको सोचना नहीं पड़ रहा, वो सिंपल थे, यहां पे आपको लॉजिक चाहिए थी। ठीक है, तो वो अगर क्लियर हो गया तो बता दें, वरना फिर दोबारा कुछ सवाल करना है तो कर लें। ऑलराइट, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, इन्हें देख लेना ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। ओके परफेक्ट। ऑलराइट क्लास फिर ठीक है, अगले सेशन में इंशाल्लाह 2 डायमेंशनल अरेज पे बात शुरू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।